हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल से कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में यहाँ पे हम क्लास 12th बायोलॉजी के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए जो भी इंपॉर्टेंट डिफरेंस यानी कि जो भी महत्वपूर्ण यहाँ पे जो भी अंतर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हम आपको आज के इस वीडियो में यहाँ पे पूरा का पूरा कवर कराने वाले हैं। देखिए, महत्वपूर्ण अंतर की हमने इसके पहले भी आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराई थी, उसमें हमने आपको 5 इंपॉर्टेंट जो अंतर या कि महत्वपूर्ण जो डिफरेंस होते हैं जो कि अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हमने आपको एक वीडियो इसकी प्रोवाइड करा दी है। यहाँ पे बाकी सारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपके अंतर एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हम आपको आज के इस वीडियो में यहाँ पे पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट अंतर जो है कवर करा देंगे। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा अंतर है वो है सहज यानी कि जन्मजात तथा उपार्जित प्रतिरक्षा में अंतर। तो पहला अंतर समझते हैं सहज प्रतिरक्षा और उपार्जित प्रतिरक्षा के मध्य। यदि हम बात करते हैं सहज प्रतिरक्षा की, तो यह प्रतिरक्षा जो होती है शरीर की एक सामान्य प्रकार की प्रतिरक्षा होती है। कैसी होती है? एक नॉर्मल प्रकार की प्रतिरक्षा होती है। वहीं उपार्जित प्रतिरक्षा की यदि हम बात करते हैं तो यह एक शरीर की विशिष्ट यानी कि स्पेसिफिक प्रतिरक्षा या इम्यूनिटी होती है। इसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है कि इसे हम जन्मजात प्रतिरक्षा इसीलिए कहते हैं क्योंकि जो सहज प्रतिरक्षा होती है ये किसी भी जीव के शरीर में जन्मजात प्रतिरक्षा होती है, अर्थात यह प्रतिरक्षा किसी भी जीव के अंदर जन्म से ही उपस्थित होती है। वहीं उपार्जित का मतलब ही होता है कि बाद में अर्जित की गई। तो देखिए, उपार्जित प्रतिरक्षा का मतलब होता है कि यह प्रतिरक्षा जन्म के बाद उत्पन्न होती है। तो जन्मजात या सहज प्रतिरक्षा जन्मजात प्रतिरक्षा होती है क्योंकि यह जन्म से किसी भी व्यक्ति के अंदर उपस्थित होती है, जबकि उपार्जित प्रतिरक्षा जो होती है किसी भी व्यक्ति के अंदर जन्म के बाद उत्पन्न होने वाली प्रतिरक्षा होती है। तीसरा डिफरेंस इनमें क्या है कि किसी भी एंटीजन या रोगाणु के शरीर में प्रवेश करते ही सहज प्रतिरक्षा के जो घटक होते हैं या जो भक्षकाणु होते हैं उन्हें नष्ट कर देते हैं। यानी जैसे ही कोई एंटीजन शरीर के अंदर प्रवेश करता है वैसे ही शरीर के अंदर जो उपस्थित सहज या जन्मजात प्रतिरक्षा होती है ये उन्हें नष्ट करने का काम करने लग जाती है। जबकि उपार्जित प्रतिरक्षा की यदि हम बात करते हैं तो शरीर में प्रवेश करने वाले जो भी एंटीजन या रोगाणु होते हैं उनका विशेष पहले अभिज्ञान द्वारा पहचान किया जाता है और उसके बाद उन्हें नष्ट किया जाता है। चौथा डिफरेंस है कि यह शरीर की प्रथम सुरक्षा पंक्ति को बनाते हैं। जो सहज प्रतिरक्षा होती है यह शरीर की प्राथमिक सुरक्षा पंक्ति को बनाती है, जबकि यह पूरक प्रतिरक्षा की तरह कार्य करती है। एक आखिरी डिफरेंस आपको एग्जाम्पल के तौर पे आप रख सकते हैं कि सहज प्रतिरक्षा की यदि हम बात करें तो यह त्वचा में स्पेशली श्लेष्म ग्रंथियों में, लार में, भक्षकाणु कोशिकाओं आदि में उपस्थित होती है। जबकि उपार्जित प्रतिरक्षा की यदि हम बात करते हैं तो यह मुख्य रूप से बी एवं टी कोशिकाओं के द्वारा उत्पन्न की गई जो उपार्जित प्रतिरक्षा होती है यह बी एवं टी कोशिकाओं के द्वारा उत्पन्न होती है। तो पहला डिफरेंस तो आपको तैयार करना है सहज प्रतिरक्षा और उपार्जित प्रतिरक्षा के मध्य। दूसरा डिफरेंस आपको याद करना है कि लघु बीजाणु तथा गुरु बीजाणुधानी में अंतर। तो लघु बीजाणुधानी है और दूसरा है हमारा गुरु बीजाणुधानी। तो मेगा स्पोरेंजियम और माइक्रो स्पोरेंजियम। तो देखिए, लघु बीजाणुधानी की यदि हम बात करते हैं तो इसमें पराग कोषों में क्या होता है, जब पराग कण जो होते हैं पराग कण के विकास के समय लघु बीजाणु मात्र कोशिका बनती है, जिसमें अर्धसूत्री विभाजन होने से लघु बीजाणु या पराग कण बनते हैं। तो जो पराग कण का विकास होता है उसके परिणाम स्वरूप आप देखेंगे कि लघु बीजाणु बनते हैं। मतलब लघु बीजाणुधानी के अंदर क्या बनते हैं? लघु बीजाणु यानी कि पराग कण बनते हैं जो कि नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिकाएं मानी जाती है। यानी कहने का मतलब यह है कि लघु बीजाणुधानी का निर्माण पराग कोषों के अंदर होता है, जबकि गुरु बीजाणुधानी का जो विकास होता है वो कहाँ होता है? ये मुख्य रूप से स्पेशली आप कह सकते हैं कि गुरु बीजाणु का निर्माण जो है गुरु बीजाणुधानी के अंदर होता है। तो पहला तो यही है कि लघु बीजाणुधानी का निर्माण किसके अंदर होता है? पराग कोषों के अंदर होता है, जबकि गुरु बीजाणुधानी का निर्माण जो होता है यह मुख्य रूप से बीजांड के अंदर होता है। तो इस प्रक्रिया में बीजांड के गुरु बीजाणु कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन होकर के 4 गुरु बीजाणु बनते हैं। फिर बात करते हैं दूसरा डिफरेंस की। तो देखिए, परागकण जो होते हैं पराग कोष के अनेक परागकण में अनेक लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं बनती है और प्रत्येक कोशिका अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात 4 लघु बीजाणु बनते हैं। इस प्रकार इनकी संख्या अधिक होती है। मतलब लघु बीजाणुधानियों के अंदर लघु बीजाणु का निर्माण होता है, जबकि गुरु बीजाणुधानी के अंदर गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। तीसरा डिफरेंस ये है कि इनमें सभी लघु बीजाणु जो है कार्यशील होते हैं। मतलब जितने भी लघु बीजाणु या युग्मक बनते हैं पराग कण के अंकुरित होने के पश्चात जैसे ही पराग कण अंकुरित होता है उसके परिणाम
स्वरूप 2 युग्मक बनते हैं, नर युग्मक बनते हैं। जबकि यदि हम गुरु बीजाणुधानी के अंदर बात करें तो इनके अंदर टोटल जो है 4 गुरु बीजाणु बनते हैं, जिसमें से केवल और केवल एक ही कार्यशील यानी कि एक्टिव यानी कि क्रियाशील गुरु बीजाणु बनता है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट डिफरेंस है वो है हमारा यहाँ पे जीनोटाइप और फिनोटाइप के मध्य। जीनोटाइप और फिनोटाइप में हम अंतर देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जीनोटाइप की। तो देखिए जीनोटाइप क्या होता है, किसी भी जीव के जीनों के संगठन को व्यक्त करता है। जो जीनोटाइप होता है ये क्या करता है, जीवों के अंदर जो भी जीन की संरचना होती है, ये जीन की संरचना को या जीन के संगठन को, कंपोनेंट को व्यक्त करता है। जबकि यदि बात करते हैं फिनोटाइप की तो यह जीवों के आकार, रंग, रूप को व्यक्त करता है। मतलब फिनोटाइप और जीनोटाइप में पहला डिफरेंस तो यही याद रखना है कि जीनोटाइप जैसा कि नाम से स्पष्ट है, जीनोटाइप मतलब किसी भी जीव के अंदर उपस्थित जीनों को व्यक्त करता है, यानी जीन की संरचना और संगठन को व्यक्त करता है। जबकि फिनोटाइप यानी कि लक्षण प्ररूप इसका मतलब होता है हिंदी में। तो लक्षण प्ररूप मतलब ये लक्षण को प्रकट करेगा, बाहरी रंग रूप लक्षण को प्रकट करेगा, जैसे आकार हो गया किसी जीव का, रंग रूप हो गया, इसको व्यक्त करता है। तो फिनोटाइप लक्षण जो होता है किसी भी जीवों के आकार, रंग रूप को व्यक्त करता है। फिर इसके बाद आप देखेंगे दूसरा डिफरेंस क्या है इनमें कि जीनोटाइप का लक्षण जो होता है ये समान होता है, और यदि उसे किसी प्रकार के कारक प्रभावित ना करें। तो अगर कोई भी फैक्टर या कारक प्रभावित नहीं करते तो जीनोटाइप जो होता है वो कैसा होता है, हमेशा समान बना रहता है। जबकि फिनोटाइप की यदि हम बात करते हैं तो ये भले ही एक समान दिखें लेकिन इनका जीनिक संगठन क्या होता है, अलग अलग होता है। मतलब कोई फ्लावर अगर लाल दिख रहा है तो उसका फिर भी जीनों का संगठन अलग अलग हो सकता है, या तो कैपिटल हो सकता है, या तो स्मॉल, या तो कैपिटल आर स्मॉल आर हो सकता है। तो मतलब जीनों का संगठन अलग अलग हो सकता है लेकिन लक्षण प्ररूप एक ही रह सकता है। तीसरा इंपॉर्टेंट डिफरेंस याद करना है कि इनका स्थापन पूर्व के गुणों के आधार पर किया जाता है। मतलब जो इनका स्थापना होता है वो पूर्व के गुणों के आधार पर हम कर सकते हैं। पूर्व के गुणों के आधार पर इनकी जीनों की संगठन या संरचना को हम व्यक्त कर सकते हैं। जबकि हम फिनोटाइप की बात करते हैं तो इनका ऊपरी रूप ही इनका प्रतिनिधित्व करता है। इनका जो बाहरी रंग रूप होता है यही इस जीव के मुख्य लक्षण को व्यक्त करता है। तो ये तीनों डिफरेंस आपको याद रखना है, जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। अगला डिफरेंस है शुक्राणु जनन तथा अंडाणु जनन की क्रिया में अंतर, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस और ओजेनेसिस की प्रक्रिया में आपको यहाँ पे अंतर यानी कि डिफरेंस देखना है। तो शुक्राणु जनन की प्रक्रिया की यदि हम बात करते हैं तो शुक्राणु जनन जो है यह वृषण के अंदर होने वाली क्रिया होती है, जबकि अंडाणु जनन की क्रिया किसके अंदर होती है, यह अंडाशय के अंदर होने वाली क्रिया होती है। दूसरा अंतर आप क्या लिख सकते हैं कि शुक्राणु जनन की प्रक्रिया में शुक्राणुओं का निर्माण होता है, जबकि अंडाणु जनन की क्रिया में अंडाणुओं का निर्माण होता है। तीसरा डिफरेंस क्या लिख सकते हैं आप कि इनमें एक प्राथमिक स्पर्मेटोसाइड बनता है जिसमें से 4 शुक्राणु बनते हैं, जबकि अंडाणु जनन की प्रक्रिया में आप देखेंगे कि इनमें एक प्राथमिक ओसाइड बनता है और उस प्राथमिक ओसाइड से फिर लास्ट में जाकर के केवल एक ही अंडाणु का निर्माण होता है। यानी शुक्राणु जनन की एक बार की प्रक्रिया में 4 शुक्राणुओं का निर्माण होता है, जबकि अंडाणु जनन की प्रक्रिया में एक बार की प्रक्रिया अगर अंडाणु जनन की होती है तो उसमें से केवल और केवल एक ही अंडाणु बनता है। इसके बाद देखिए अगला अंतर क्या लिख सकते हैं आप कि इनमें ध्रुवीय का यानी कि पोलर बॉडी नहीं बनते हैं। कभी भी शुक्राणु जनन की क्रिया में पोलर बॉडी नहीं बनते हैं, जबकि अंडाणु जनन की प्रक्रिया में 3 पोलर बॉडी बनते हैं। फिर बात करते हैं शुक्राणु जनन की प्रक्रिया की, तो इसमें अपेक्षाकृत बहुत कम समय लगता है, जबकि अंडाणु जनन की प्रक्रिया में क्या होता है कि अपेक्षाकृत ज्यादा समय लगता है। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद अगला अंतर आपको याद रखना है स्वपरागण व परपरागण के मध्य अंतर। तो पहला अंतर क्या है इसमें, स्वपरागण की यदि हम बात करते हैं तो यह एक ही पौधे के नर व मादा पुष्पों के बीच होता है। मतलब यदि एक ही पौधा है और उसके नर व मादा पुष्पों के मध्य परागण की क्रिया हो रही है तो उसे हम कहते हैं स्वपरागण। यानी एक ही पौधे के पुष्पों के मध्य होने वाली परागण की क्रिया स्वपरागण कहलाती है, जबकि एक ही जाति के 2 अलग अलग पौधे के पुष्पों के मध्य होने वाली क्रिया जो होती है वो परपरागण कहलाती है। दूसरा डिफरेंस क्या है कि इसके लिए पौधों का द्विलिंगी होना आवश्यक है। वन ऑफ मोस्ट इंपोर्टेंट डिफरेंस है ये वाला। तो किसी भी अगर स्वपरागण हो रहा है किसी पुष्प में मतलब पुष्प का द्विलिंगी होना आवश्यक है। अगर पुष्प द्विलिंगी है तो उसमें स्वपरागण नहीं हो सकता है। जबकि परपरागण की यदि हम बात करते हो तो इसके लिए पौधे का एक लिंगी होना आवश्यक होता है। कैसे होता है, सॉरी पौधे का यहाँ पे आपको याद रखना द्विलिंगी होना आवश्यक नहीं है, यानी एक लिंगी होना आवश्यक है। तो दोनों आप लिख सकते हैं। फिर इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है कि स्वपरागण के लिए पौधों का आकर्षक, बड़ा, सुंदर एवं मकरंद युक्त होना आवश्यक नहीं होता है। स्वपरागण की क्रिया के लिए किसी भी प्रकार से जो पौधे के पुष्प हैं उनको ना तो सुंदर होने की आवश्यकता है, ना तो आकर्षक होने की, ना ही मकरंद युक्त होने की आवश्यकता है। जबकि यदि हम बात करते हैं परपरागण की तो इसके लिए पौधों का आकर्षक,
बड़ा, सुंदर एवं मकरंद युक्त होना चाहिए। मतलब जो पुष्प हैं वो सुंदर होने चाहिए, आकर्षक होने चाहिए, मकरंद युक्त होने चाहिए, क्योंकि इनकी ओर कीट आकर्षित हो सके और परपरागण की प्रक्रिया संपन्न हो सके। फिर अगला डिफरेंस इनमें क्या है कि इसके लिए कम पराग कणों की आवश्यकता पड़ती है। जो स्वपरागण की क्रिया होती है इसके लिए कम पराग कणों की आवश्यकता पड़ती है, जबकि परपरागण की क्रिया के लिए अधिक पराग कणों की आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद अगला डिफरेंस आपको तैयार करना है एक बीजपत्री बीज व द्विबीजपत्री बीज में। तो द्विबीजपत्री व एक बीजपत्री बीज में देखिए पहला डिफरेंस आपको समझना है एक बीजपत्री बीज में। तो एक बीजपत्री में बीज में यदि आपको पहला अंतर दिया जाए तो पहला अंतर तो ये लिखेंगे आप कि यह एक बीजपत्री पौधों में पाया जाता है। कोई भी अगर एक बीजपत्री बीज है तो वह केवल और केवल मोनोकाट प्लांट के अंदर ही पाया जाएगा, यानी एक बीजपत्री पौधों के अंदर ही पाया जाता है। जबकि जो द्विबीजपत्री बीज होते हैं यह द्विबीजपत्री पौधों में ही पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? यह द्विबीजपत्री पौधों में ही पाए जाते हैं। तो पहला डिफरेंस तो यही लिखना है आपको। दूसरा है कि इसमें केवल एक ही बीजपत्र होता है। जो एक बीजपत्री बीज होता है उसमें से केवल और केवल एक ही बीजपत्र निकलता है, और जो द्विबीजपत्री बीज होता है इसमें से दो बीजपत्र बाहर निकलते हैं। तीसरा डिफरेंस क्या है कि इनमें जो खाद्य पदार्थ होता है वो भ्रूणपोष में संचित रहते हैं। किसमें संचित रहते हैं? भ्रूणपोष यानी कि एंडोस्पर्म में संचित रहते हैं। जबकि यदि हम बात करते हैं किसकी, खाद्य पदार्थों की, द्विबीजपत्री बीज में, तो ये या तो बीज पत्र के रूप में संग्रहित हो सकते हैं या तो भ्रूणपोष के रूप में संचित रहते हैं। अगला डिफरेंस है इनमें कि इनमें एल्यूरान परत जो है पाई जाती है। इसमें एक परत पाई जाती है मोनोकाट सीड के अंदर जिसको हम एल्यूरान बोलते हैं, जबकि द्विबीजपत्री पौधों के अंदर एल्यूरान परत जो है यह नहीं पाई जाती है। इसके बाद आखिरी डिफरेंस आप देखेंगे सक्रिय और अक्रिय प्रतिरक्षा में अंतर। तो सक्रिय प्रतिरक्षा की यदि हम बात करते हैं तो ऐसी प्रतिरक्षा जो रोगाणु या उसके एंटीजन के संपर्क में आने पर उत्पन्न होती है उसे हम कहते हैं सक्रिय प्रतिरक्षा। मतलब जैसे ही एंटीजन या रोगाणु प्रवेश करेंगे वैसे ही ये उनके संपर्क में आने वाली प्रतिरक्षा, यानी जैसे ही कोई प्रतिरक्षा या कोई भी एंटीजन शरीर के अंदर प्रवेश करेंगे वैसे उसके संपर्क में आने पर यह प्रतिरक्षा जो है उत्पन्न होती है। मतलब पहले से यह प्रतिरक्षा उत्पन्न नहीं रहती है, जैसे ही कोई एंटीजन या रोगाणु प्रवेश करेंगे वैसे ही यह प्रतिरक्षा उत्पन्न हो जाएगी। अक्रिय प्रतिरक्षा की यदि हम बात करते हैं तो ऐसी प्रतिरक्षा बाहर से प्रतिरक्षी पदार्थ मिलने से उत्पन्न होती है। बाहर से अगर कोई प्रतिरक्षी पदार्थ मिल गया है तब ऐसी स्थिति में यह प्रतिरक्षा जो है उत्पन्न होती है। इसके अलावा अगला डिफरेंस इसमें आप देखेंगे कि ऐसी प्रतिरक्षा में एंटीबॉडी बनने में समय लगता है। मतलब जो सक्रिय प्रतिरक्षा होती है इसमें एंटीबॉडी के बनने में समय लगता है, जबकि अक्रिय प्रतिरक्षा में इसमें एंटीबॉडी जो है तुरंत सक्रिय होते हैं। फिर तीसरा डिफरेंस आपको याद रखना है कि यह प्रतिरक्षा लंबी अवधि तक होती है। कैसी होती है? लंबी अवधि तक होती है, मतलब लंबे समय के लिए होती है। जबकि अक्रिय प्रतिरक्षा जो होती है ऐसी प्रतिरक्षा कुछ ही दिनों के लिए होती है, मतलब जल्दी बनेगी ये प्रतिरक्षा और जल्दी समाप्त हो जाएगी। फिर इसके बाद आप देखेंगे अगला और आखिरी डिफरेंस इसमें क्या है कि यह प्रतिरक्षा जो है हानि रहित या पार्श्व प्रभाव रहित होती है। मतलब इस प्रतिरक्षा के माध्यम से शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा, जबकि अक्रिय प्रतिरक्षा के माध्यम से शरीर पर बाह्य एंटीबॉडी के प्रति अनुक्रिया करने पर खतरा की संभावना भी उत्पन्न हो जाएगी। तो इसमें क्या है कि एंटीबॉडी के प्रभाव से शरीर में खतरा उत्पन्न होने की संभावना भी रहती है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपने लगभग 7 ऐसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस देखे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे हमने आपको इस वीडियो में 7 टोटल इंपॉर्टेंट डिफरेंस कराया, जबकि इसके पहले हमने एक वीडियो प्रोवाइड कराई है उसमें हमने आपको 5 और डिफरेंस कराए थे। यानी आपको टोटल जो है 11 to 13 जो है आपको इंपॉर्टेंट डिफरेंस तैयार करके एग्जाम में जाना है। और यदि आप इन 12 अंतरों को अच्छे से तैयार कर लिए हैं तो अंतर अगर कोई आता है आपके एग्जाम से तो इन्हीं 12 डिफरेंसों में से कोई ना कोई आएगा। तो उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें, साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।